माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बनाया गया, जिसे 29 दिसंबर 2007 को लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण है काफी। और यहीं से भरण पोषण, बुजुर्गों को भरण पोषण करने के लिए एक विधायी प्रावधान का निर्माण हुआ, एक सशक्त माध्यम बना, जिससे कि बुजुर्गों को उनकी सम्मान, उनका भरण पोषण कराया जा सके। अब हम अपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो माता पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 32, उसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार इस कानून के अंतर्गत अपने राज्य के संदर्भ में भी वो कानून बना सकती है। तो उसी की धारा 32 का प्रयोग करते हुए हमारे बिहार में बिहार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम नियमावली 2012 का निर्माण किया गया, जिसे कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा दिनांक 7 दिसंबर 2012 को लागू किया गया। जी, तो बिहार में भी हमारे यहाँ ये कानून बहुत सशक्त रूप से लागू हो चुका है। नित्यानंद जी, ये हम जानना चाहेंगे कि कई बार ये होता है कि संपत्ति का जो विवाद होता है, संपत्ति का अक्सर विवाद बुजुर्गों के साथ सामने आता है, तो संपत्ति का विवाद घरों से निकलकर, घर की चार दीवारियों से निकलकर अदालत तक पहुंच जाता है। ऐसे में क्या अधिकार हैं बुजुर्गों के प्रति अगर संपत्ति का विवाद हो तो? संपत्ति, पहले तो आपको संपत्ति से संबंधित बता दें, संपत्ति दो तरह की होती है मुख्य रूप से। एक जो पैतृक संपत्ति, जो अपने पूर्वजों के द्वारा अगर व्यक्ति जो संपत्ति प्राप्त करता है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं, और एक होती है स्वअर्जित संपत्ति, जो खुद से वो अब व्यक्ति अपने खुद से कमाता है, स्वअर्जित। उसमें भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे स्थावर, मतलब कि जमीन वगैरह से संबंधित संपत्ति, चल अचल जिसको कहते हैं, मतलब और जो सुविधाएं होती हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या जो भी सामान जीवन के लिए आवश्यक है, वो सारी सामग्रियों को हम सामूहिक रूप से संपत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। और उन संपत्तियों की रक्षा, अब आजकल एक समाज में एक नई परिपाटी देखी जा रही है कि एक व्यक्ति अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को बटोर करके और वो बड़ी मेहनत, परिश्रम, मशक्कत करके एक घर बनाता है अपना, और अब वो सोचता है कि हम अपने बच्चों के साथ घर में बड़े सुकून से रहेंगे, अच्छे से हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव बीतेंगे। लेकिन होता क्या है कि आजकल जिसको कि हम लोग अंग्रेजी मैटेरियलिस्टिक लाइफ कहते हैं, भौतिकवादी जीवन, इसमें हम अपने रिश्तों, संबंधों, संस्कारों, इन सब को भुला करके केवल हम अपने भौतिकवादी सुख सुविधाओं के आगोश, उसी की तरफ हम आकर्षित होते हैं। और ऐसे में बुजुर्ग अपने को अपने ही घर में, अपने द्वारा बनाए गए छत के नीचे ही अपने को असहाय और पीड़ित पाते हैं। कहीं न कहीं एक बड़ी वजह है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि माता पिता को बच्चे उन्हीं के बनाए हुए घर से निकाल देते हैं। जी, कई मामले ऐसे आए हैं। नित्यानंद जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन अभी हम उमेश शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो आपने कहा, अभी नित्यानंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि जिस तरह का हमारा सामाजिक परिवेश है वो काफी बदलता जा रहा है। तो जो एकल परिवार का दौर अभी आया है, तो उसमें बुजुर्ग किस तरह से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो एकल परिवार है कि भाई बाहर जो आपके वारिस हैं वो बाहर रह रहे हैं और आपको अकेले रहना पड़ता है, तो किस तरह से आप बुजुर्ग हैं, आपके मित्र भी बुजुर्ग होंगे, तो किस तरह से जो कोई एक वाकया इस तरह का बताएं जो परेशानी होती हो? ऐसे तो बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे मित्र हैं जो चल नहीं पाते हैं जी, चलने में कठिनाई होती है। उनके बच्चे अकेले हैं, बहू अकेली है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो निश्चित रूप से वो अपने छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जैसे हम लोगों ने देखा, और इधर जो बुजुर्ग हैं उन पर ध्यान नहीं रहता है। कब दवाई देनी है, कब जलपान देना है, कब भोजन देना है, तो इससे और भी उनकी परेशानी बढ़ जाती है। खुद वो चल नहीं सकते हैं, जिसके कारण उनको वो कठिनाई होती है। आशान्वित रहते हैं कि भाई
कहीं से किसी को आवाज़ लगाते हैं तो वो ध्यान लोग देते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जब बीमार होते हैं तो बीमार होते हैं, बीमार तो उनकी चलना ही बीमारी एक है। नित्यानंद जी, ये हम जानना चाहेंगे कि क्या अस्पतालों में इस तरह के कोई कानून है जिससे कि अस्पताल में जो वृद्धजन है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा के लिए अस्पतालों को कोई राइट मिलता हो कि भाई उनका इलाज बेहतर हो सके? क्या कानूनी प्रावधान है अस्पतालों को लेकर, बीमार बुजुर्गों को लेकर हमारे यहाँ? जी, बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जी। अभी तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, कुछ आंकड़ों के माध्यम से हम आपको बुजुर्गों की स्थिति समझाते हुए तब हम आपको बताते हैं कि इन लोगों के लिए तीन तरह की, मतलब कि खाने पीने से लेकर के कपड़ा वगैरह तक, देखभाल तक, चिकित्सीय सुविधा तक, जो यहाँ तक का प्रावधान कर दिया गया है कि अगर बुजुर्ग को कोई मेडिकल, जैसे मान लीजिए उनको सुनाई नहीं देता है तो उसके लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपको अब बुजुर्गों को सरकार के तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको सबसे पहली बात ये बता दें कि भारत में 60 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों में, वो वर्ष 1991 में उनकी जनसंख्या थी, उनकी थी संख्या 2 करोड़ थी, जो 11 में बढ़कर 10.4 करोड़ हो गई। काफी तेजी से, और काफी तेजी से बढ़ रही है। और यूनेस्को के आंकड़ों को माने तो वर्ष 2025 तक यह संख्या दोगुनी हो जाएगी। और अब उनकी स्थिति क्या है स्वास्थ्य सुविधाओं, जैसे कि आप बात किए हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में अभी वर्तमान में उपलब्ध वृद्धा आश्रमों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं अभी उतनी जितना होनी चाहिए वो उतनी उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा वृद्धजनों को वृद्धाश्रम में ठीक से रख रखाव, अस्पतालों में उनकी चिकित्सा भी एक समस्या है। और ऐसे स्थिति में सरकार काफी कुछ प्रयास कर रही है। उसी दिशा में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक स्वास्थ्य योजना लाई गई है, आयुष्मान भारत योजना, काफी प्रचलित है और इसके तहत हमारे वृद्धजन उसका काफी लाभ उठा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण है। और उसमें उनको बहुत सारी, यहाँ तक कि अंग प्रत्यारोपण तक की जो है उसमें व्यवस्था की गई है। अंग प्रत्यारोपण तक की जी। एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि जिस तरह से अगर कोई महिला है, वृद्धजन महिला है और उसके पास कोई आश्रित नहीं है, तो उसके रहने की क्या व्यवस्था है? क्या सरकार उस तरह की व्यवस्था करती है कि अगर खासतौर पर महिला की बात करें, महिला वृद्ध की बात करें, महिला बुजुर्ग की बात करें? जी बिल्कुल है। उसके लिए समाज कल्याण विभाग उत्तरदायी है और यह प्रावधान किया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 और उसकी नियमावली जो 2012 में बनी है, उसी के तहत ये प्रावधान किया गया है कि समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी या उनके समकक्ष के पदाधिकारी इसके नोडल ऑफिसर होंगे, सक्षम प्राधिकार होंगे और उनके द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं करिए। उनकी जिम्मेदारी है कि हर जिला स्तर पर एक वृद्धजन, ओल्ड एज होम जिसको कहते हैं, ओल्ड एज होम की स्थापना किया जाए और उसका सुचारू रूप से संचालन कराया जाए और उसमें दोनों के लिए, पुरुष के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग, उनकी सुविधाओं के अनुसार वो सारी व्यवस्था, खर्च से लेकर के, दवा से लेकर के, खाने पीने से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, उनकी जितनी भी आवश्यकता एक अधिक उम्र होने के बाद होती है, वो सारी सुविधाएं उनको मुफ्त में वहां उपलब्ध कराई जाती हैं। काफी महत्वपूर्ण बातें नित्यानंद जी आपने बताई हैं। उमेश शर्मा जी से हम जानना चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है पेंशन की योजना, जो वृद्धजनों के लिए आती है, तो उसमें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बुजुर्गों को, ये बताएं। पेंशन के लिए अच्छी बात है, जानकारी मिली है, लेकिन उसमें होता क्या है, बहुत सारे कागजात ये हैं, दिखाने पड़ते हैं, ये लाइए। किसी किसी के पास बैंक का अपना ये नहीं है, खाता नहीं है, क्योंकि खाते में ही पेंशन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, बुजुर्ग जो चल नहीं पाएंगे उनको बैंक तक ले जाना, खाता खुलवाना और उसमें पेंशन का जो रकम आता है, पुनः वो पेंशन का रकम वृद्ध लोग जाते हैं निकालने के लिए, तो वैसी क्या व्यवस्था है जो चल नहीं पाते हैं?
नहीं जा सकते हैं बैंक तक, तो उनके लिए कुछ ऐसी हो योजना व्यवस्था जो बुजुर्गों को राहत मिले और पेंशन जो मिलता है उसका वो सही उपयोग कर सके। यानी कौन सी व्यवस्था हो जो बुजुर्ग जो लाचार हैं उनके दरवाजे तक वो पहुंच जाए, पेंशन का पैसा पहुंच जाए, उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो वो खुलवाया जाए। कैसे किया जाए? नित्यानंद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। काफी विवेक जी, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इसके लिए सरकार के द्वारा बुजुर्गों के लिए बहुत सी ऐसी अच्छी योजनाएं चलाई गई हैं। उन योजनाओं का और उनके पेंशन का कैसे कैसे क्रियान्वयन होता है और कैसे क्या क्या वो लाभ उठाएंगे, उसमें से कुछ योजनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे। जैसे अभी जो है वो वर्तमान में प्रधानमंत्री वय बंधन योजना, जिसको कि प्रधानमंत्री ने इसको चलाया है, जिसके तहत जो बुजुर्ग हैं उनको गारंटेड पेंशन स्कीम के तहत उनको पेंशन दिलाने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद से आप देखे होंगे बैंक में जाने पर या पोस्ट ऑफिस में कि सीनियर सिटीजन के लिए जो अगर वो अपनी रकम जमा करते हैं तो उसमें उस पर मिलने वाले ब्याज में सामान्य लोगों से उनको कुछ अधिक दिया जाता है। ब्याज की दर है उनका अधिक है। तो उसके लिए जो है वो एक स्कीम आई है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। मकान अगर उनका है तो जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि अगर कोई व्यक्ति अपने अगर वो मकान बनाया है तो उस मकान को अगर किराए पर लगाया है तो उसके का किराया पाने का हकदार उसी व्यक्ति का है, न कि बेटा बेटी का है जी। अगर वो मकान बनाया है तो उसका किराया पाने का हकदार है। उसके बाद से जो हमारे यहाँ काफी प्रचलित है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम है। उसके बाद से राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, आयुष्मान भारत योजना है। ये सब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे हमारे बुजुर्ग काफी लाभ उठा सकते हैं। तो कई सारी योजनाएं सरकार ने बना रखी हैं जिसका लाभ उठाया जा सकता है। जी। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल था यह उमेश जी का। हम एक जानकारी और चाहेंगे कि कई बार जो विवाद होता है वो विवाद जो है संपत्तियों को लेकर होता है और कई बार जो है कि भाई आपने उनकी संपत्ति अपने जो आपके आगे वाले वंशज हैं उनके नाम पे आपने कर दी, फिर भी वो आपकी देखभाल सही से नहीं करते, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? जी बिल्कुल सही। उसी के लिए वही जो आप संपत्ति के बारे में बोले हैं, उसी में वही बिहार माता पिता वरिष्ठ नागरिक एवं भरण पोषण कन्या अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि कोई बेटा बेटी या कोई भी व्यक्ति अगर अपने माता पिता या परिवार के वृद्धजन जो भी हैं अगर उनका भरण पोषण या देखभाल रख रखाव ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। और अभी तो वर्तमान में यहां तक सजा कर दिया गया है, जो हमारा जो नया आया हुआ है बिल आया हुआ है उसके तहत आपको 6 महीने की सजा या 10,000 रुपया तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो सजा का प्रावधान किया गया है अगर देखरेख नहीं करते हैं उनके वारिस जो हैं। जी। हम एक ये जानना चाहेंगे कि एक संदेश हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के अंत में एक संदेश आप दें। पहले हम उमेश जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह का संदेश आप बाकी बुजुर्गों को, अपने साथियों को देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये है बुजुर्ग भी थोड़ा अपना जो मानसिक संतुलन रखें। कभी कभी होता है बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, तो स्थितियाँ होती है गड़बड़, तो बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं, बोलना नहीं, अपने को संतुलित रखना है। और समाज के हर लोगों को प्रार्थना यही है कि बच्चे हों, नौजवान हों, क्योंकि आगे चल के वो भी बुजुर्ग होंगे, तो बुजुर्गों को देखा करें एक नज़र, सिर्फ कुछ बातें कर लिया करें। इसी तरह से जो है समाज को हम देंगे कि सब लोग एक दूसरे को ख्याल रखें, तो ये समाज अच्छे जो पहले से चलता आ रहा था, एक दूसरे को ध्यान देने का, दवा वगैरह पूछने का, पानी जो है इतना ही तो ज़रूरत है उन लोगों को, चाय पानी दवा। बुजुर्गों को कम भी भोजन मिला तो वो चुपचाप रहता है। तो इसी तरह से समाज को चलाने के लिए तमाम लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी है, यही प्रार्थना है सभी लोगों से।
यानी सबका सहयोग चाहिए। सबका और जो सहयोग बुजुर्ग चाहिए। हैं उन्हें भी चाहिए कि भाई वो संयम बरतें, वो ज्यादा पैनिक ना हो किसी भी चीज में। नित्यानंद मिश्र जी, आपसे एक संदेश, जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए एक संदेश कि बुजुर्गों को इससे किस तरह का व्यवहार करें, वो एक संदेश जी। अभी विवेक जी इसी कड़ी में एक और बात जोड़ते हुए जो हमारे प्रिय दर्शकों को जानना आवश्यक है कि अभी फिलहाल वर्तमान में एक नया संशोधन बिल आया है जिसका नाम है माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण संशोधन विधेयक 2019। इसमें बहुत सारे ऐसे संशोधन किए गए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी प्रावधान और योजनाएं की गई हैं कि बुजुर्ग अगर वो अक्षम हैं, अच्छा इसके लिए वो अगर जो सक्षम प्राधिकार हैं वहां अगर नहीं जा सकते हैं, सक्षम पदाधिकारी से नहीं मिल सकते हैं, तो वो अपनी बात को संगठन के माध्यम से या समाज कल्याण विभाग एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया है जिसका टोल फ्री नंबर है 1800-180-1253। बुजुर्ग इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके अपनी समस्याएं कह सकते हैं और उनके समस्याओं का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। और अंत में हम अपने बुजुर्गों को यही कहेंगे कि समाज का, अच्छे समाज का निर्माण बुजुर्ग के देखरेख और दिशा निर्देशन में ही हो सकता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, उनका जो समाज में सम्मान बुजुर्गों को होना चाहिए ताकि एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना हम लोग कर सकें। बुजुर्ग खुशहाल रहेंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं हमने की इस कार्यक्रम के माध्यम से। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना, चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर हंसते दिखते हैं, घर के बुजुर्ग अगर हंसते दिखते हैं तो समझ लेना आसियाना अमीरों का है। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। और अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सलाह हो, कोई राय हो, तो आप बेशक हमें सलाह दे सकते हैं। हमारा पता आप नोट करें। हमारा पता है कानूनी सलाह द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 80001। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल द्वारा भी अपने संदेश या सलाह भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद विवेक जी, और हमारे प्रिय दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और एक खुशहाल और स्वस्थ समाज का निर्माण। जी, खुशहाल और स्वस्थ समाज बने। बहुत बहुत आभार।